फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। ये हमारा बीआरएफ का एक टॉपिक है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये यूजीसी नेट में भी आता है। तो बात आती है कि पार्टनरशिप के बारे में, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कहता है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है वो हमारा किस एक्ट में आ गया है, 1932। तो कहता है कि जो इसका सेक्शन 1 है ना, कहता है कि उसमें ये बताया कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो हमारा फोर्स में आया था 1 अक्टूबर 1932 को, और ये कंट्री के हर पार्ट में लागू है। कहता है कि जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं आया था ना, तो कहता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसी के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते थे। लेकिन कहता है कि ये सारे जो भी सिचुएशंस होते थे ना पार्टनरशिप के, उनको कवर करके नहीं चलता था, इसीलिए एक सेपरेट एक्ट आया था पार्टनरशिप का। जो एक्ट है ना, इसको मतलब वैसे तो बदला नहीं गया, वो क्लैरिफाई करता है वो सारे प्रोविजंस वगैरह, लेकिन फिर भी जो भी डाउट्स या डिफ़िकल्टी थी ये उनको दूर करके चलता है। तो एक पार्टनरशिप क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो कवर करता है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा। लेकिन कहता है कि ऐसी सिचुएशन जो मतलब स्पेसिफिकली इस एक्ट में नहीं बताई गई है, वहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। जो एक्ट है ना स्पेसिफिकली बताता है कि ये एक ब्रांच है जनरल लॉ के, और जो प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो कंटिन्यूसली अप्लाई होते हैं पार्टनरशिप पे। अब बात आती है फंडामेंटल्स डेफिनेशन। एक पहले बात आती है एक्ट ऑफ ए फर्म। एन एक्ट ऑफ ए फर्म का मतलब होता है जो एक पार्टनर का एक्ट है या एजेंट ऑफ द फर्म का एक्ट है, और जो कंसिक्वेंसेस होते हैं इन एक्ट्स की वो इन्फोर्सेबल है फर्म के अगेंस्ट में या उसके लिए। एग्जाम्पल है, राम और श्याम पार्टनर थे। राम ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया फर्म की बिहाफ पर कुछ गुड्स खरीदने का। अगर सेलर कमिट करता है तो सेल मतलब जो फर्म है ना वो उस सेलर के अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। और अगर फर्म अगे मतलब जो राम है अगर वो गड़बड़ी करता है तो जो फर्म है वो पूरी तरह लायबल होगी, मतलब जिसमें श्याम भी इन्वॉल्व हो जाएगा। बिजनेस का मतलब होते हैं सारे कॉमर्शियल, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोफेशनल एक्टिविटी। प्रेस्क्राइब रेफर करता है वो सारे प्रोविजन जो गवर्न करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द पार्टनरशिप को। थर्ड पार्टी मतलब कोई भी पर्सन है जो पार्टनर नहीं है फर्म का, ठीक है। अब कहता है कि ये सारी टर्म्स हमारी नॉर्मली पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं की गई है। इनका एक्सप्रेशन हमने लिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, ठीक है। तो कहता है कि जहाँ पे जो भी इश्यूज वगैरह सिचुएशंस वगैरह पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफाई नहीं होती ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको अप्लाई करते हैं। अब बात आती है पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है लोगों की जिनका ऑब्जेक्ट है ज्वाइंटली कोई काम करना, बिजनेस वगैरह करना और प्रॉफिट कमाना। दूसरे शब्दों में कहे, दो या दो से अधिक लोग जिनका ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट कमाना, जो बिजनेस ज्वाइंटली करने के लिए एग्री हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है पार्टनरशिप हमारा एग्जिस्टेंस में आ गया। कोई भी आप एक डेफिनेशन कर सकते हैं कि एग्रीमेंट है लोगों के बीच में, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है उनकी कॉन्ट्रैक्ट करने की। मेन तो यही है कि जो पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है पर्सन्स के बीच जो एग्री हो गए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, जो बिजनेस उन सभी के द्वारा चलाया जाएगा या कोई भी एक्ट वगैरह। तो दूसरे शब्दों में कहें तो पार्टनरशिप एक ग्रुप है दो या दो से अधिक लोगों का, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इन्वेस्ट करते हैं पैसा और पर्सनल सर्विसेज देते हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। अब बात आती है फीचर्स क्या पार्टनरशिप के। तो पहले तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है। एक पार्टनरशिप है ना वो रिजल्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। पार्टनर्स के बीच में ये इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब जो पार्टनरशिप उसका बेस है कॉन्ट्रैक्ट है। कहता है कि क्योंकि जो एक पार्टनरशिप है वो रिलेशन क्रिएट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, ना कि स्टेटस के द्वारा। तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट होता है पार्टनरशिप के लिए। अब एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, तो एक अकेला पर्सन तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता खुद के साथ, तो नॉर्मल सी बात है दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम लोगों के बारे में तो बताया नहीं गया, लेकिन नॉर्मली कंपनीज एक्ट 1956 में 50 लोग बताए हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हो गए तो वो इलीगल हो जाएगी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, ये जरूरी है कि एक बिजनेस हो, पार्टनरशिप मतलब जो की गई है वो बिजनेस के लिए की गई है। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक लोग एग्रीमेंट करते हैं जिनका ऑब्जेक्ट ना बिजनेस रन करना नहीं है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। जो बिजनेस है ना वो इसकी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। बिजनेस किसी भी प्रकार का हो सकता है, ट्रेडिंग, ऑक्यूपेशनल, प्रोफेशनल, जिनका ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट कमाना। जैसे ए और बी 100 टन ऑफ राइस प्रोड्यूस करते हैं, उसको आधा आधा बांट लेते हैं, तो ये पार्टनरशिप नहीं हुई बल्कि ये कोओनर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव है ना ज्वाइंटली बिजनेस करना हो, ठीक है, और उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको शेयर करना होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टनरशिप है वो परमानेंट रहे, लास्टिंग रहे। ये किसी एक पर्पज़ के लिए भी हो सकती है, सिर्फ एक बिजनेस डील के लिए भी हो सकती है, ठीक है।
जैसे 2 पर्सन है वो एग्री हो गए प्रोड्यूस करने के लिए मूवी, और उसको जो राइट्स स्क्रीन के मूवी के वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, तो ये एक पार्टनरशिप रहेगा। अब अर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉपर्टी कहता है जो एम है ना पार्टनरशिप का वो सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाना, बल्कि उसको शेयर करना भी है। इसीलिए कहता है कि कोई भी एक्ट है जैसे फिलेंथ्रोफी का या समथिंग जो किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा या गुड डील ऑफ बिजनेस से, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। जैसे मोहन और सोहन है जिनका ऑब्जेक्ट था लोगों की मदद करना, इसीलिए उन्होंने एग्रीमेंट किया कि वो फूड आइटम बेचेंगे बिना प्रॉफिट मोटिव से, तो ये पार्टनरशिप नहीं होगी क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि गरीब लोगों की सहायता करना है। इसीलिए जो प्रॉफिट है ना वो ज़रूरी होता है पार्टनरशिप के लिए। बिजनेस बीइंग कैरिड ऑन बाय और एनी अदर वन कहता है कि जो बिजनेस है ना पार्टनरशिप का वो कैरी किया जा सकता है सभी पार्टनर के द्वारा या एक से अधिक पार्टनर के द्वारा, एक या एक से अधिक पार्टनर के द्वारा अदर पार्टनर्स के बिहाफ पर। तो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, बल्कि ये ज़रूरी होता है कि बिजनेस है ना वो सभी पार्टनर की बिहाफ पर हो। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस बीइंग लॉफुल, जो कहता है कि जो बिजनेस है ना पार्टनरशिप का वो लॉ को वियोलेट ना करे, मतलब जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो। एग्जाम्पल के लिए कोई भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती जो कॉन्ट्रैक्ट क्या करे, मतलब चोरी वगैरह डकैती वगैरह इस सब जो को लेके आए। ठीक है। कहते हैं कुछ कोलेटरल और इम्प्लाइड फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप के जो डिस्कस किए गए, जैसे कि एक जॉइंट एंड पर्सनल लायबिलिटी कहता है कि हर पार्टनर पर्सनली और जॉइंट लायबिलिटी लायबल होता है हर अदर पार्टनर के साथ, वो रिस्पॉन्सिबल है हर एक्ट के लिए जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड है क्योंकि वो एक पार्टनर है। ठीक है। तो ये ज़रूरी है वो पे करे, उसकी जो पर्सनल लायबिलिटी है ना वो भी यूज़ की जाएगी उस एक्सटेंड तक जब तक उसका शेयर है पार्टनरशिप में क्लियर करने के लिए डेप्ट वगैरह को। इम्प्लॉयड एजेंसी कोई भी पार्टनर है ना कहता है कि वो मतलब ऑफ द फर्म एक्ट इन द कंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप के एक्ट में काम करेगा अदर पार्टनर की ब्याप कर, और ये जो एक्ट है ना ये फर्म की ब्याप पर माना जाएगा। ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी कहता है कि जो पार्टनर होता है ना फर्म का वो एक ही एंटिटी है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं। हर राइट्स एंड ड्यूटीज़ है फर्म के वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है पार्टनर के। गुड फेथ जो फंडामेंटल बेसिस है पार्टनरशिप को गुड फेथ हर पार्टनर को ना ये माना जाता है वो कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट रखता है एक दूसरे में। इसका मतलब है कि अगर किसी पार्टनर के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी है बिजनेस फर्म के लिए तो उसको वो दे देनी चाहिए। इंडिविजुअल हो सकता है एक पार्टनर, कोई दूसरी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्टनर नहीं हो सकती। ये टचस्टोन ऑफ पार्टनरशिप, टचस्टोन में हम क्या चेक करते हैं कि कोई पार्टनरशिप एक्चुअल में है भी या नहीं, या लग रहा है कि वो पार्टनरशिप है लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है। तो कहता है कि कोई भी बिजनेस जो ज्वाइंटली ऑपरेट किया जाता है दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा तो वो पार्टनरशिप है या नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो हमें ना इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को हमारे दिमाग में रखना जरूरी है, मतलब एक टाइप से कहते हो जो भी पार्टनरशिप के फीचर्स हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो लगता तो है पार्टनरशिप है लेकिन एक्चुअल में वो पार्टनरशिप होता नहीं है। ठीक है। तो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो दिख रहा है पार्टनरशिप है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनरशिप नहीं दिख रहा जो वो पार्टनरशिप है, ये सब डिटरमाइन करना जरूरी होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम एक तो ये चेक करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं उनके बीच में। ठीक है। क्योंकि जो म्यूचुअल रिलेशंस पार्टनरशिप है ना वो एक टचस्टोन होता है म्यूचुअल रिलेशंस का पार्टीज के बीच में, और किस प्रकार का बिजनेस वो कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे ये चेक करने के लिए कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं। सबसे पहले रिलेशन, जो पार्टनरशिप का राइज होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट से होता है ना कि स्टेटस से। जो पार्टनरशिप की शुरुआत है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट से होती है ना कि लॉ के द्वारा या स्टेटस के द्वारा। जो सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जो पार्टनरशिप है वो रिजल्ट है कॉन्ट्रैक्ट का ना कि स्टेटस का। जो मेंबर है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के जो इंगेज है किसी भी बिजनेस में लेकिन वो पार्टनर नहीं है क्योंकि उनकी रिलेशनशिप लॉ के द्वारा है, स्टेटस के द्वारा, क्योंकि फैमिली के मेंबर तो लॉ के अकॉर्डिंग बनते हैं, अलग अलग रिलेशन ब्रदर सिस्टर इस टाइप से, तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कहते हैं कि पार्टनरशिप इंप्लाई करता है शेयरिंग इन प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, हर पार्टनर के द्वारा होना चाहिए। अगर कोई पर्सन है वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा तो वो पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वो प्राइम फेस है, मतलब पहली बार में देखो तो इम्पोर्टेंट होता है लेकिन हाँ कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई पर्सन है वो सिर्फ शेयर ले रहा है प्रॉफिट में तो वो पार्टनर बन गया। ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रॉफिट में हिस्सा तो लेकिन वो पार्टनर नहीं होते। ठीक है।
तो ये कोई क्लियर टच स्टोन नहीं है पार्टनरशिप को डिफाइन करने का। ये ज़रूरी है कि जो बिजनेस है वो ऑपरेट किया जाए सभी पार्टनर के द्वारा या एक पार्टनर के द्वारा सभी की विल पे। तो कौन कौन है जो क्लासिफाई नहीं होते हैं एज ए पार्टनर, जो रिसीव तो करते हैं प्रॉफिट में हिस्सा। पहला है क्रेडिटर, कोई भी पर्सन है जो लोन वगैरह ले रहा है फर्म को, वो क्या पता लोन के एक पार्ट के रूप में फर्म से प्रॉफिट ले ले इंटरेस्ट के रूप में। एजेंट ऑफ द फर्म, तो कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय या एजेंट है फर्म का जो रिसीव करता है एक शेयर फर्म के प्रॉफिट में, लेकिन वो पार्टनर नहीं बनता। तीसरा है विडो एंड चिल्ड्रन, कोई एन्युटी, एन्युटी का मतलब होता है पेंशन वगैरह, जो एक फिक्स पेमेंट ऑफ मनी रिसीव की जाती है, जो किसी विधवा के द्वारा या उसके बच्चों के द्वारा रिसीव की जाती है एक पार्टनर के जो मर गया था। तो जो प्रॉफिट होगा ना ऐसा, वो भी पार्टनर नहीं बनाएगा उन्हें। एक्स ओनर मतलब कोई पर्सन था, उसने अपने रनिंग बिजनेस को बेच दिया और अलग हो गया बिजनेस से, अब वो उसको गुडविल के रूप में, मतलब गुडविल के कंसिडरेशन के रूप में प्रॉफिट का कोई हिस्सा ले रहा है, तो उसको भी हम पार्टनर नहीं कहेंगे। माइनर मतलब अगर माइनर प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। तो ये क्लियर है कि खाली सिर्फ प्रॉफिट को लेना है ना, कोई टचस्टोन नहीं है पार्टनर बनने का। एक पर्सन जो क्वालिफाई नहीं करता पार्टनर अदर ग्राउंड्स पे, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। सिर्फ प्रॉफिट के बेस पे हम उसे पार्टनर नहीं बना सकते। फिर है म्यूचुअल एजेंसी, जब टेस्ट करते पार्टनरशिप को, ये इंपॉर्टेंट है वेरीफाई करना, अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है उनके बीच में, मतलब क्लियर शब्दों में कहते हैं कि जो हर पार्टनर है ना अपने एक्शंस के द्वारा दूसरे पार्टनर्स को बाउंड कर सकता है, ठीक है, और हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने एक्शन से बाउंड कर सकता है। एक टाइप से कहे तो उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो पार्टनरशिप होगी उनके बीच में, क्योंकि जो पार्टनर है ना वो फर्म के ओनर भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। फिर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जो एक पार्टनर होता है उसके पास राइट होता है पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट में फर्म की। अगर जो फर्म है वो मतलब एक सो कॉल्ड पार्टनर है जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता डिसीजन मेकिंग में, तो कहता है कि वो पार्टनरशिप नहीं होगी, वो उस फर्म का पार्टनर नहीं होगा। लीगल बिजनेस भी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ही किए जा सकते हैं जो लीगल हो, ठीक है। अगर जो कोई कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनरशिप का जो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए हो रहा है, जैसे किसी दुश्मन देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करना, डील करना या सेल करना, ऐसी चीज़ें जो अगेंस्ट में इंटरेस्ट होता है नेशन के, तो वो वैलिड नहीं होगा लोगों के द्वारा। अब पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, तो कहता है कि ये भी चेक करना जरूरी है। अगर देखो को ओनरशिप में क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है गुड्स की वो लगा लो एक से ज़्यादा लोगों के पास होती है, ठीक है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से अधिक लोग ऑपरेट करते हैं एक बिजनेस को और उनका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग एक प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं, बेचते हैं प्रॉफिट में और उसको खुद में बांट लेते हैं। जबकि जो को ओनरशिप होता है उसमें जो प्रॉपर्टी है गुड्स की वो नॉर्मली शेयर कर ली जाती है खुद में, ठीक है। अब नंबर ऑफ मेंबर, नॉर्मली मिनिमम तो 2 होते हैं, मैक्सिमम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग 50 होते हैं, ठीक है। और अगर 50 से ज़्यादा हो गए कंपनीज एक्ट में जो स्टिपुलेट किया वो हमें मानना होगा, तो वो इलीगल हो जाएगा। फिर एक्सेस टू बुक्स एंड अकाउंट्स, कहते हैं पार्टनरशिप में फर्म में हर पार्टनर की एक्सेस होनी चाहिए बुक्स तक, ठीक है, कि वो उन्हें चेक कर सकता है और वो चाहे तो उनकी कॉपी वगैरह ले सकता है, ठीक है। तो बुक्स में मतलब जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ना जिसमें फर्म का सीक्रेट वगैरह सब कुछ है, ये इंपॉर्टेंट है कि जब असेस किया जाता है कि कोई मतलब वेदर और नॉट एक फर्म है, एसोसिएशन है, इंडिविजुअल है, वो एक पार्टनरशिप में या नहीं, तो कहता है कि अगर जो एसोसिएट्स है फर्म में उनकी एक्सेस है तो वो कह देंगे हम पार्टनर है, लेकिन अगर एक्सेस नहीं है तो वो पार्टनर नहीं है। अब एसेंशियल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में ना जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वो सारे होने चाहिए कि वो कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, फ्री कंसेंट से काम कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्ट है कंसिडरेशन के मतलब प्रॉफिट के लिए, जो इम्प्लाई करते हैं कि जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है वो बिजनेस एक्टिविटी के लिए किया गया है। अगर बिजनेस एक्टिविटी के लिए नहीं होगा ना कोई भी काम, तो भी वो पार्टनरशिप नहीं है। तो कंक्लूजन में हम देखें तो क्या क्या, एक तो भाई डिफरेंट होना चाहिए ओनरशिप से, ठीक है, लिमिट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्या जो हर पार्टनर और बिजनेस को ऑपरेट करने का अधिकार रखता है, क्या जो पार्टनरशिप है वो लॉफुल बिजनेस ही कर रही है ना, क्या हर पार्टनर वो एजेंट एंड ओनर है, क्या जो ऑब्जेक्ट है फर्म का वो प्रॉफिट कमाना उसे बांटना है, क्या जो हर पार्टनर है उसकी बुक्स तक एक्सेस है, क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है पार्टनरशिप को उसके सारे एसेंशियल्स हैं इसमें। तो अगर ये आंसर आता है तो वैलिड होगा, अगर एक भी अबो कंडीशन नहीं पूरी होती तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। अब बात आती है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप एट विल, अगर जो ड्यूरेशन है पार्टनरशिप की वो फिक्स नहीं है और कोई भी पार्टनर कभी भी ओप्ट आउट का मतलब छोड़ सकता है जब उसका मन करे पार्टनरशिप को, मतलब जब टर्मिनेट की जा सकती है कभी भी विल के अकॉर्डिंग, तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर वेंचर, वेंचर का मतलब होता है कोई भी नया या पॉसिबल डेंजरियस प्रोजेक्ट होता है उसे बोलते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप है उसमें पार्टनर है ना किसी पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए एक साथ आए हैं, तो जैसे ही वो पर्टिकुलर बिजनेस खत्म होगा ना वैसे ही पार्टनरशिप भी टर्मिनेट हो जाएगी। फिक्स पीरियड मतलब एक फिक्स पीरियड के लिए हो, जैसे कि 2 हॉस्टलर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी देंगे एग्जीबिशन के लिए दिल्ली में, जो 2 महीने तक चलेगा, तो 2 महीने बाद वो पूरा हो जाएगा। ऑर्डिनरी में कहता है कि जो प्रोविज़न फॉलो करता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो ऑर्डिनरी होगा, यही इंडिया में एप्लीकेबल है। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है कि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें जो पार्टनरशिप, ये जो पार्टनरशिप होती है इंटर होती है ऐसे पर्सन्स के द्वारा जो ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं होते एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में बिजनेस की रनिंग में, ठीक है, और जो अज्यूम नहीं करते लायबिलिटी बिजनेस की, सिर्फ वो उतना ही अज्यूम करते जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। और इंग्लिश लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 1907 डिफाइन करता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ना वो एक पार्टनरशिप है जिसमें एक या अधिक जो लोग होते हैं जिनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, बिजनेस में उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। अब इसके फीचर यही है कि 2 टाइप के पार्टनर होते हैं, एक जिनकी लायबिलिटी है ना बिजनेस में वो लिमिटेड नहीं है और एक जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये रजिस्टर होना जरूरी है, जो इन्वेस्टमेंट है पार्टनर की लिमिटेड लायबिलिटी में वो कैश में और फुल्ली पेड होना जरूरी है। जिस पर्सन की लायबिलिटी लिमिटेड होती है ना वो अदर पर्सन्स को फर्म के वो बाइंड नहीं कर सकता अपने एक्शन से, और वो एक एजेंट ऑफ द फर्म की तरह, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो एंड नहीं हो जाती जब डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी या लूनेसी हो जाए उस पार्टनर की जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अब बात आती है डिफरेंस की कि एक पार्टनरशिप में और को ओनरशिप में, ठीक है। तो कहता है कि को ओनरशिप तो ओनरशिप होती है किसी प्रॉपर्टी की मतलब मोर देन 1 पर्सन, और ज़रूरी नहीं है को ओनरशिप का मतलब पार्टनरशिप हो, लेकिन पार्टनरशिप में जो पार्टनर है ना वो को ओनर भी होते हैं फर्म की प्रॉपर्टी के, लेकिन जो को ओनर्स है किसी भी अदर प्रॉपर्टी के वो जरूरी नहीं है वो पार्टनर होंगे। डिफरेंस क्या है देखो, जो पार्टनरशिप है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी होता है जबकि को ओनरशिप के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट, ये मेन प्रॉफिट ऑब्जेक्ट इसका प्रॉफिट होता है, उसको कमाना और बांटना होता है, जबकि इसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं नंबर ऑफ फर्म्स पे, तो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कितने भी को ओनर हो सकते हैं। जो पार्टनर है बिना दूसरे पार्टनर की कंसेंट के कोई भी प्रॉपर्टी ना तो बेच सकते हैं ना ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे कोई भी कोनर है ना बिना दूसरे कोनर की परमिशन से कंसेंट से बेच सकता है ट्रांसफर कर सकता है। हर जो पार्टनर होता है वो लायबल होता है दूसरे पार्टनर के एक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी कोनर लायबल नहीं होता दूसरे कोनर के एक्शन के लिए। जो पार्टनरशिप होती है उसमें जो पार्टनर होता है वो एजेंट होता है अदर पार्टनर्स का, जबकि इसमें जो कोनर है जरूरी नहीं है कि वो एजेंट हो अदर कोनर का। जो लायबिलिटी होती है पार्टनर की वो लिमिटेड नहीं होती, और यहाँ पे जो लायबिलिटी है ना क्वेश्चन ऑफ लायबिलिटी है वो अराइज ही नहीं होता, ठीक है। जो एक पार्टनर है वो शेयर ले सकता है और पार्टनरशिप को छोड़ सकता है, यहाँ पे कोनर है ना वो डिमांड कर सकता है डिवीजन प्रॉपर्टी का और अपना शेयर ले सकता है। अब बात आती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली से डिफरेंसेस। जो एक पार्टनरशिप है वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट होता है ना कि स्टेटस का, ठीक है, जबकि जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली होती है वो स्टेटस का रिजल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बिजनेस है ना वो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है उसको चलाया जाता है, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग फैमिली है। जो इंटरेस्ट होता है ट्रेड में वो स्टेटस के थ्रू आता है। जो एक जॉइंट फैमिली होती है वो क्रिएट की जाती है लॉ के द्वारा, जहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो रिजल्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, जबकि जो मेंबर है जॉइंट फैमिली के वो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है पार्टनरशिप के लिए उन सबको पूरा करें, ठीक है, और वो इन्फोर्सेबल भी हो जाएगा लॉ के द्वारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। अब बात आती है डिफरेंस इनके बीच में देखो तो ये तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत आता है और ये प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ के अंतर्गत आता है। फिर जो पार्टनरशिप होता है वो रिजल्ट है एग्रीमेंट का, जबकि इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ये बाय बर्थ से क्रिएट हो जाता है मतलब स्टेटस से। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्टनरशिप में आ सकते हैं, जबकि इसमें सिर्फ मेल ही होते हैं स्टेटस के द्वारा। बहुत रेयर होता है जब फीमेल भी एज ए मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली में बिजनेस को मैनेज करे। जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ज़रूरी नहीं होता, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, यहाँ पे तो है ही नहीं। जो माइनर है वो पार्टनर नहीं बन सकता, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, लेकिन एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली में माइनर है ना मतलब एक बच्चा बर्थ से ही मेंबर बन जाता है स्टेटस से उसका।
और जो लायबिलिटी होती है पार्टनर की वो लिमिटेड नहीं होती, उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ कर्ता को छोड़कर और सब मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, सिर्फ कर्ता की ही पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा सकता है। मैक्सिमम नंबर इसमें 50 होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। कोई भी पार्टनर है ना फर्म का वो एक्सेस कर सकता है, फर्म के अकाउंट्स तक डिमांड कर सकता है, इन अकाउंट्स को प्रीवियस ईयर में किसी अदर पार्टनर से और पार्टनर से को छोड़ सकता है। इसमें कहता है कि कोई भी अकाउंट नहीं मांगे जा सकते कर्ता से किसी भी अदर पर्सन के द्वारा प्रीवियस ईयर के। पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाती है, जैसे पार्टनर वगैरह की डेथ होती है, अगर 2 ही पार्टनर थे तो एक की डेथ हो जाए, लेकिन इसमें मेंबर्स की डेथ हो चाहे कई नए मेंबर हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो पार्टनर होते हैं वो लोन ले सकते हैं फर्म की बिहाफ पर, इसमें सिर्फ कर्ता ले सकता है लोन, ठीक है। और कहता है कि जब तक इसमें एग्रीमेंट नहीं होगा टू द कॉन्ट्ररी, हर पार्टनर वो ऑपरेट करेगा बिजनेस ऑफ द फर्म को, ठीक है। भाई एग्रीमेंट कर ले कि मैं नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट तो अलग बात है, लेकिन नहीं तो नॉर्मली हर पार्टनर पार्टिसिपेट करे। इसमें सिर्फ कर्ता होता है जो ऑपरेट करता है फैमिली के बिजनेस को। पार्टनरशिप में जो एसोसिएशन है मेंबर्स की उसमें उन्हें पार्टनर्स बोलते हैं, और इसमें को पारेंसर बोलते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हर मेंबर्स को क्या बोलते हैं, को पारेंसर। अब बात आती है म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ पार्टनर। म्यूचुअल रिलेशन का मतलब होता है जो भी पार्टनर्स की राइट्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, पार्टनरशिप की सीमा के अंतर्गत जो डिफाइन की जाती है पार्टनरशिप डीड में। कहता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं फुलफिल करेंगे जो भी ड्यूटीज़ वगैरह हैं और अपने राइट्स को एंजॉय करेंगे जो भी पार्टनरशिप डीड में बताए हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं स्पेसिफाई करती राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में, मतलब डीड साइलेंट है उनके रूल्स से रिलेटेड, तो कहता है कि वो पार्टनरशिप एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं हम उनको लेके चलते हैं, जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको ही लेके चलेंगे। बात आते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्ट लेगा, जो हर पार्टनर उसके पास राइट है पार्टिसिपेट करने का कंडक्ट होता है बिजनेस में। और ये भी पॉसिबल है कि पार्टनर से पैसा इन्वेस्ट कर दे और बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर आज मतलब कंडक्ट नहीं करा तो बाद में भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह नहीं ले सकता। ये जरूरी है कि हर पार्टनर के पास राइट हो पार्टिसिपेट करने का कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में, चाहे वो इस राइट का यूज करे चाहे ना करे। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, ठीक है। तो कहता है कि डिसएग्रीमेंट के केस में बिजनेस रिलेटेड इश्यूज में बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में वो कंसेंसस से है ना, मतलब आम सहमति से सबसे मिलजुल के सेटल होना चाहिए। और एक कंसेंसस से पहले हर पार्टनर के पास राइट अपने ओपिनियन को देने का। अगर मैटर इंपॉर्टेंट है और यह अफेक्ट कर सकता है बिजनेस की पॉलिसी या प्रॉफिटेबिलिटी को, तो जो कंसेंसस है ना पार्टनर्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और उनका एग्रीमेंट। राइट टू एक्सेस द अकाउंट, कहता है कि हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट को और उनको चेक कर सकता है, उनकी कॉपी वगैरह ले सकता है। हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेगा। हाँ, कई बार डिफरेंट प्रोपोर्शंस भी होते हैं जो पार्टनरशिप डीड में बताए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी पार्टनर है ना उसके पास राइट नहीं है कि वो इंटरेस्ट लेगा कैपिटल में जो इन्वेस्ट किया फर्म में, लेकिन कहता है कि जो इंटरेस्ट है वो पेड किया जाता है पार्टनर्स को अगर एग्रीमेंट हो तो, ठीक है, और ये हमेशा प्रॉफिट में से ही पेबल होगा। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल ऑन लोन, कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर है वो इन्वेस्ट करता है एडिशनल कैपिटल या एडवांस करता है कोई भी मनी लोन वगैरह के फॉर्म में, तो वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा अगर एग्री नहीं है, लेकिन हाँ ले सकता है इंटरेस्ट मैक्सिमम 6% तक। राइट टू इंडेमनिटी, अगर कोई पार्टनर है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में या इमरजेंसी में फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉस से कुछ ऐसा एक्ट करता है जिससे भाई लॉस वगैरह हो जाता है, तो जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह होंगे ये फर्म की ड्यूटी है कि वो उसे इंडेमनीफाई करेगी पार्टनर को उसके लिए। राइट इन द फर्म प्रॉपर्टी, और हर पार्टनर का ना ज्वाइंट ओनर होता है फर्म की प्रॉपर्टी में, ठीक है। जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं है तब तक तो इक्वल शेयर होंगे और कई बार भाई प्रोपोर्शनेटली भी बांट दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। राइट टू लीव द फर्म, हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो फर्म को छोड़ सकता है, लेकिन अदर पार्टनर की कंसेंट के साथ। इसके लिए सिर्फ उसे नोटिस देना होगा अदर पार्टनर्स को और अपनी इंटेंशन बतानी होगी फर्म को छोड़ने की। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, मतलब बाहर नहीं निकाला जा सकता पार्टनर को, वो उसके पास अधिकार है कि वो कंटिन्यू रख सकता है फर्म, मतलब फर्म में बिजनेस को अपने को, जब तक कि उसके अगेंस्ट में कोई भी मिसकंडक्ट के या ब्रीच ऑफ गुड फेथ का चार्ज ना लगा उसके ऊपर कि उसने ऐसा कुछ किया था। फिर है राइट टू डू कम्पिटिटिव बिजनेस, कहता है कि भाई कुछ सर्कमस्टांसिस को छोड़कर अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर जो फर्म को छोड़ के गया है वो एक कम्पिटिटिव बिजनेस रन कर सकता है। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट, और जो भी पार्टनर आउटगोइंग है रिटायर हो रहा है, ठीक है, और मतलब अब तक क्लियर नहीं हुए हैं उसके जो भी डेप्ट वगैरह थे या जो भी पैसे वगैरह थे प्रॉफिट वगैरह, तो कहता है कि वो क्या कर सकता है, वो प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, ठीक है। और कहता है कि वो इन असेट्स वगैरह पे इंटरेस्ट है वो 6% है। अब इसके ड्यूटीज़ भी तो होंगी, अब अधिकार मिले हैं तो कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी। एक तो मैक्सिमम कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करे,
म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है, कॉर्नर स्टोन मतलब कसौटी होता है पार्टनरशिप की। ये ड्यूटी है पार्टनर की कि वो बिजनेस के काम के लिए अच्छे से काम करे, मैक्सिमम कॉमन इंटरेस्ट के साथ काम करे, फेथफुल रहे, मतलब हर चीज़ भाई शेयर वगैरह करे, ठीक है, और जस्ट एंड फेथफुल रहे। फिर एक करेक्ट अकाउंट कहता है कि ये ड्यूटी है पार्टनर की कि वो प्रोवाइड करे ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट पार्टनरशिप फर्म्स को। ये ड्यूटी है कि वो लेट करे, मतलब अदर पार्टनर्स को भी वो चेक करने के लिए अकाउंट वगैरह दे, उनकी कॉपी लेना चाहे अगर वो तो दे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी। यार पार्टनर है वो एजेंट होता है दूसरे के लिए, तो वो ओब्लाइज्ड है कि वो उसे करेक्ट और पूरी इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है, जो भी बिजनेस के कंडक्ट से रिलेटेड है। इंडेमनीफाई द फ्रॉड कहते हैं कि अगर कोई फर्म है या कोई पार्टनर है वो लॉस में चला जाता है दूसरे पार्टनर के फ्रॉड के कारण, तो वो पार्टनर की लायबिलिटी बनती है फुल में कि वो कंपनसेट करेगा फर्म को और अदर पार्टनर्स को जिनको लॉस हुआ है, ठीक है। और जो ऑल पार्टनर होते हैं फर्म के वो फ्री होते हैं, मतलब जो भी उनके रिलेशन होते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के, जो पार्टनरशिप एक्ट है वो डिफाइन करता है कुछ एडिशनल जो भी ड्यूटी वगैरह उनकी, वो क्या, एक तो डिलीजेंटली काम करे, मतलब मेहनत से काम करे। हर पार्टनर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छे से काम करेगा, गुड कंडक्ट में काम करेगा, और अगर स्पेसिफाई ना हो तो वो बिना रिम्यूनरेशन के भी काम करेगा, और लॉस को भी जैसे उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है वैसे लॉस को भी शेयर करेगा इक्वली, और कंपनसेट करेगा, मतलब विलफुल निगलेंस मतलब जानबूझ के उसने जो भी गड़बड़ किए हैं, लैक ऑफ केयर के कारण जो भी लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करेगा। और यूज ऑफ फर्म ऑफ प्रॉपर्टी, ये ड्यूटी है पार्टनर की कि वो फर्म की प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, लेकिन सिर्फ फर्म के एक्ट के लिए, फर्म के कामों के लिए, ना कि पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। बताते अगर किसी पार्टनर ने कोई सीक्रेटली प्रॉफिट वगैरह अर्न किया है तो उसके बारे में फर्म को बताए, अगर उसने फर्म के नाम से मतलब ऐसा प्रॉफिट कोई कमाया है तो उसकी ड्यूटी है कि वो रिटर्न कर दे प्रॉफिट को फर्म को। कहता है कि टू गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट फॉर ए मतलब कंपीटिंग बिजनेस, अगर कोई पर्सन है, ठीक है भाई, वो पार्टनर भी है फर्म का, ठीक है, और ना अलग से ही कंपटीशन में कोई बिजनेस भी चला रहा है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि या तो वो एक्सपायरी टर्मिनेट करे अपने पार्टनरशिप को, क्योंकि उसके बाद करेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो उसका पार्टनर है तो ये ड्यूटी बनती है कि वो जो भी प्रॉफिट वगैरह है उसमें फर्म को भी हिस्सा दें। नो टू ट्रांसफर राइट एंड इंटरेस्ट, कहता है कि जो पार्टनरशिप है ये ट्रस्ट और गुड फेथ पे बेस है, जो पार्टनर है उसी क्राइटेरिया पे सिलेक्ट होते हैं, तो कोई भी पार्टनर बिना अदर पार्टनर की कंसेंट के अपने राइट्स वगैरह को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और अपनी अथॉरिटी के अंदर ही काम करे, उनके बियॉन्ड ना जाए, सीक्रेसी को मेंटेन करे, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह हैं उनको किसी तीसरे पर्सन को ना दे जिसका वो एडवांटेजेस ले सकते हैं। इमरजेंसी में काम करे, ये ड्यूटी है कि वो इमरजेंसी में काम करे, प्रोटेक्ट करे फर्म के इंटरेस्ट को, ठीक है, नॉर्मल इंटेलिजेंस में जो वो करता अगर उसके इंटरेस्ट में खतरा आता तो। फिर रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी, इम्प्लाइड अथॉरिटी, कहता है कि सेक्शन 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है कि एक पार्टनर है ना वो एक ओनर भी और एक एजेंट भी है पार्टनरशिप फर्म का। ओनर के रूप में तो पार्टनर लाइबल है वो सारे एक्ट करने के लिए अदर पार्टनर फर्म की बिहाफ पर, और एज ए एजेंट वो लाइबल है फर्म के लिए अपने एक्शंस के लिए। एज ए ओनर जो पार्टनर है वो लाइबल होता है अपने एक्शंस के लिए थर्ड पार्टी के लिए भी, और एज ए एजेंट वो लाइबल होता है अपने एक्शंस के लिए दूसरे पार्टनर्स के लिए और फर्म के लिए। ये जो राइट है पार्टनर को वो इम्प्लाइड राइट होता है, ठीक है, ये करता है कि जो पार्टनर है एक फर्म में वो आंसरेबल है फर्म को और अदर पार्टनर्स को जो भी एक्शन वो ले रहा है, तो पार्टनर के जो इम्प्लाइड राइट है वो कमिट करते हैं ऐसा एक्ट करना फर्म की बिहाफ पर, जिसका मतलब है कि जो पार्टनर है ना फर्म का उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कमिटमेंट करने की फर्म की बिहाफ पर, ठीक है। अब बात आती है इम्प्लाइड अथॉरिटी की कंडीशंस, तो कंडीशंस क्या है, एवरी वर्क शुड बी इन द नेम ऑफ द फर्म, मतलब अगर कोई पर्सन है वो पर्सनल लेवल पे एजेंट कोई काम कर रहा है अपने नाम से ना कि फर्म के नाम से, तो पर्सनली लायबल होगा। फिर एवरी एक्ट शुड बी रिलीवेंट, मतलब फर्म के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, अगर कोई भी अदर एक्ट होता है तो वो नहीं मान, जैसे एक टेक्सटाइल बिजनेस था लेकिन पार्टनर वो चीज़ खरीदता है फर्म की ब्याह पर ओ, तो फर्म उसके लिए बाउंड नहीं होगी, ठीक है। और एवरी एक्ट है ना वो लिमिट्स के अंदर ही होना चाहिए, ये पार्टनर है ना फर्म का वो ऐसे कोई भी एक्ट ना करे जो मतलब जो भी अथॉरिटी उससे बाहर हो, ठीक है, वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा, मतलब अगर वो मतलब उस जो भी एक्शन लेता है लिमिट से बाहर पावर से बाहर। और ये भी बात हो कि उस मतलब थर्ड पार्टी को ये पता ही नहीं था कि इसकी लिमिट कितनी है अथॉरिटी की। और एवरी एक्ट जो किया जाता है पार्टनर के द्वारा वो रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, कि वो उसने किया है एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। फिर बात आती है कि जो एक्ट्स है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर के अंदर कौन कौन से एक्ट आते हैं, तो जैसा कि पहले बताया कि जो फर्म है वो लायबल होती है
वो सारे एक्ट के लिए जो एक पार्टनर करता है, तो ये ज़रूरी है कि जो पार्टनर है वो सारे एक्ट करे एक्सप्रेसिवली। इम्प्लीकेशन जो दिखाते हैं कि वो फर्म की बिहाफ पर किए गए हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब है नॉर्मल पार्टनरशिप में कि वो सारे एक्ट करना जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होते हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस में। जो पार्टनर है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में माना जाएगा, बाइंड होगा अदर पार्टनर्स के लिए अगर वो ये सारे एक्ट करता है। भाई गुड्स परचेज करता है जो फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है, बेचता है फर्म की बिहाफ पर गुड्स, पैसे वगैरह रिसीव करता है और उसकी रिसिप्ट दे देता है फर्म को, वो बिल वगैरह पे करता है फर्म की बिहाफ पर, या मतलब मनी बोरो करता है गुडविल पे या प्रॉपर्टी ऑफ फर्म का यूज़ करके, वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है बिजनेस रन करने के लिए फर्म का, या अपॉइंट करता है लॉयर वगैरह फर्म के केस वगैरह को लड़ने के लिए थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं एम्प्लॉयड अथॉरिटी की। देखो, एक तो ना तो वो एजेंट अपॉइंट कर सकता, ना वो पार्टनरशिप में एंटर हो सकता किसी थर्ड पार्टी के साथ, वो ना अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर सकता किसी थर्ड पार्टी को, ना वो पर्सनली है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है किसी केस वगैरह को कि भाई विड्रॉ कर लूँगा मैं केस वगैरह इस टाइप से। और ही कांट रेफर एनी डिस्प्यूट इन विच द फर्म इज इन्वॉल्व, मतलब ना ही वो कोई डिस्प्यूट वगैरह रेफर कर सकता है जिसमें फर्म आर्बिट्रेशन में है, और ना ही वो अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकता फर्म की बिहाफ पर, ना वो कोई मूवेबल पर मतलब प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर सकता है फर्म की बिहाफ पर, और ना ही वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है फर्म के डेटर्स के साथ राइट ऑफ करने के लिए किसी डेप्ट वगैरह को। अब बात आती है एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द पार्टनर इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो इसमें यही बताया गया है सेक्शन में जो पार्टनर होते हैं फर्म के, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा एक्सटेंड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी को एक एजेंट की। लेकिन ये जो एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शंस है ना पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी का, वो इफेक्टिव होगा सिर्फ म्यूचुअल इंटरेक्शन के द्वारा पार्टनर के, मतलब सब एग्री होंगे, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी तक भी होगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कमिटमेंट है जो फर्म करती है थर्ड पार्टी के साथ, वो इफेक्टिव नहीं होगा एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, बल्कि जो थर्ड पार्टी है वो ऐसा करने से पहले फर्म के साथ नॉलेज होने चाहिए उसे पार्टनर के पास कितनी अथॉरिटी है, कितना रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। अब है इम्प्लाइड अथॉरिटी इन इमरजेंसी। तो सेक्शन ये बताया कि एक पार्टनर है ना, उसके पास राइट है कि वो कोई भी एक्ट कर सकता है प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट को फर्म के नॉर्मल इंटेलिजेंस में, और कई बार तो वो अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड भी जा सकता है, बस उसे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है किसका, फर्म का, ठीक है। क्लियर है कि जो पार्टनर है उसके पास वही सेम राइट होते हैं जो एक एजेंट के पास होते हैं इमरजेंसी में, ठीक है। फिर बात आती है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी एंड थर्ड पार्टी। जो पार्टनरशिप में हर पार्टनर है ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होता है सारे एक्ट्स के लिए, ओमिशंस के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। जो ये लायबिलिटी होती है ये उन सब एक्ट्स के लिए होगी जो पार्टनर करता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी में, ठीक है, जो फर्म के एक्ट्स माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आता है, पहला है लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पार्टनर। तो सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग जब कोई पार्टनर है वो कोई ऐसा काम करता है बिजनेस फर्म के कोर्स के दौरान, एक्सेप्ट करता है कोई ऐसा एक्ट जो फर्म को बाउंड करता है, तो कहता है कि वो मतलब माना जाएगा। लेकिन अगर वो बाउंड कर रहा है, ठीक है, बट इट विल ओनली बी सो बाउंड अगर जो पार्टनर है वो ये काम करता है नॉर्मल कोर्स में। लेकिन कहते हैं प्रोविजन ऑफ एक्ट ये डिफाइन करते हैं कि जितने भी जो पार्टनर होते हैं वो एजेंट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन और एक्सेप्टनेस है पार्ट ऑफ द पार्टनर में वो उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर होती है, तो फर्म उसके लिए लायबल नहीं होगी। लायबिलिटी ऑफ द फर्म टू द नोटिस ऑफ एक्टिव पार्टनर, कहता है कि एक नोटिस अगर आपने पार्टनर को दे दिया है जो एक्टिवली बिजनेस के काम में लगा हुआ है फर्म के, तो माना जाएगा हमने फर्म को दिया है, ठीक है। ये प्रोविजन ऑफ लॉ में क्लियरली बताया गया है कि एजेंट को दिया है तो माना जाता है प्रिंसिपल को, लेकिन अगर भाई पार्टनर किसी फ्रॉड वगैरह के एक्ट में लगा हुआ तो नहीं माना जाएगा। लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म, हर पार्टनर ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होता है अदर पार्टनर्स के साथ वो सारे एक्ट के लिए जो फर्म के लिए किए गए हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं पर्सनल और ज्वाइंट लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर, कहता है कि अगर कोई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो पार्टनर है वो रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, नेगलेक्ट करता है ऐसे एक्ट को जो जरूरी था करना, तो कहता है कि ये जो रॉन्गफुल नेगलेक्ट या ओमिशन होते हैं इससे अगर किसी थर्ड पार्टी को नुकसान होता है तो फर्म उतना ही पे करेगी जितना उसकी लायबिलिटी बनती थी, मतलब पे करने की। लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस यूज ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, कहता है कि जब कोई पार्टनर है वो क्या कर रहा है, लिमिट्स में कर रहा है एक्सप्रेस अथॉरिटी के, लेकिन जो पैसा रिसीव कर रहा है उसको मिस यूज करे, या जो भी कस्टडी में थे फर्म के उस पैसे को मिस यूज करे, तो फर्म लायबल होगी जो भी लॉस होगा उसको पे ऑफ करने के लिए। लायबिलिटी ऑफ द फर्म इन केस ऑफ फ्रॉड बाय पार्टनर, कहता है कि अगर कोई पार्टनर है फर्म की बिहाफ पर वो फ्रॉड वगैरह करता है जिससे लॉस हो जाता है किसी थर्ड पार्टी को, तो फर्म लायबल होगी इस लॉस को देने के लिए। तो इस पार्ट में हम इतना ही कवर करेंगे, इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।